नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और इसके साथ ही आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख यानी कि टॉप लाइंस का। और आज टॉप लाइंस में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाना दौरे की, जहां आपको बता दें कि उनका पहला दिन काफी खास और महत्वपूर्ण रहा घाना दौरे का और आज उनका दूसरा दिन है। वहीं घाना में सर्वोच्च सम्मान से भी उनको नवाजा गया है। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो कांग्रेस से जुड़ी है। जी हां, ईडी की तरफ से कहा गया है कि अगर सबूत मिलते हैं तो कांग्रेस को भी आरोपी वो बनाएंगे। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस केस में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर इस वक्त खेल जगत से जुड़ी, जहां बर्मिंघम में शुभमन गिल का बल्ला चमकता हुआ नजर आया है और बतौर कप्तान के तौर पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वो नजर आएंगे। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से भारत और घाना के बीच विश्वास की नई डोर दिखेगी। पीएम मोदी और घाना के राष्ट्रपति दोनों के बीच में व्यापक बातचीत हुई है, जिसके बाद में कई ऐतिहासिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। कौन कौन से वो समझौते हैं बताएंगे आपको। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब घाना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत उनका हुआ। 21 तोपों की सलामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। और जब प्रधानमंत्री होटल पहुंचते हैं तो वहां भी एक अलग ही अंदाज में उनका वेलकम किया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी को घाना के राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया है। कैसा रहा पीएम मोदी का घाना में पहला दिन, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी को घाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का ये सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से ये सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को दिया गया। ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से पीएम मोदी को पुरस्कृत बीते कल किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो साझा है। इसकी बात के साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरस्कार भारतीय युवाओं की आकांक्षा और दोनों देशों के संबंधों को सीधे तौर पर समर्पित है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि घाना में भारतीयों को सकारात्मक योगदान है। विश्वसनीय मित्र व विकास सहयोगी के रूप में भारतीय योगदान जारी रहेगा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं इस पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद में। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा है इस सम्मान के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामाजी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं।
तो सीधे तौर पर इस सम्मान से नवाजा गया, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं दोनों के साथ मुलाकात की, वार्ता की, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही भारत और घाना के बीच में 4 अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। आखिर कौन कौन से ये महत्वपूर्ण समझौते हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। भारत घाना के बीच ये 4 समझौते, जिसमें पहला सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, पर्यटन और सांस्कृतिक समझ के हिसाब से पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग। दोनों देश एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को आपस में शेयर करेंगे आगे आने वाले समय में। तीसरा समझौता मानकीकरण और प्रमाणन सहयोग, गुणवत्ता मानक, परीक्षण विधियों और प्रमाणन प्रक्रियाओं में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके साथ ही चौथा जो समझौता है वो है संयुक्त आयोग की स्थापना, जहां विदेश मंत्रालय के स्तर पर ज्वाइंट कमीशन बैठक की ये स्थापना की जाएगी। तो सीधे तौर पर ये 4 महत्वपूर्ण समझौते जिन पे ये हस्ताक्षर हुए, काफी महत्वपूर्ण ये समझौते हैं। भारत और घाना के जो बीच ये रिश्ते हैं उनको आगे आने वाले समय में और मजबूत करते हुए नजर आएंगे ये समझौते। लेकिन इसी के साथ 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाना दौरे के दौरान की ये 3 तस्वीरें। जब प्रधानमंत्री सबसे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। 21 तोपों की सलामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। इसके बाद में दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, जब वो होटल पे पहुंचते तो भारतीय समुदाय से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। छोटे बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की, जिन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां प्रस्तुत की, उनके साथ मुलाकात करते हुए। तो भारतीय समुदाय वहां पर कितना उत्साहित था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए, वो इस तस्वीर में साफ जाहिर होता है। इसके साथ ही जो तीसरी महत्वपूर्ण तस्वीर वो है द्विपक्षीय बैठकों की। आपको बता दें कि घाना के जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति, उनके साथ महत्वपूर्ण बैठकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, जिसमें खास तौर पर हम देखें तो 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तापस, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना की ये जो यात्रा है उसका पहला दिन रहा और क्या कुछ उसके मायने? पहला दिन ऐतिहासिक रहा। आगरा पहुंचते ही प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाना दौरे का पहला दिन ऐतिहासिक रहा। आगरा पहुंचते ही प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जॉन ड्रामी महामा ने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर दोनों देशों के मजबूत संबंधों का प्रतीक प्रस्तुत किया। उच्च स्तरीय वार्ता जो द्विपक्षीय रिश्तों को समग्र साझेदारी के स्तर पे ले जाने के लिए लेके गए। इनफैक्ट इसको निर्णय लिया गया कि ये आज से समग्र साझेदारी इसको आगे लेके जाया जाएगा। व्यापार, डिजिटल भुगतान, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबले जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी। भारत ने यूपीआई जैसे फिनटेक अनुभवों का साझा किया और पेश किया कि घाना उनसे इसके बारे में और नॉलेज ले सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। जब उनका जो स्वागत किया होटल में, वो सच में देखने लायक था और जिस गर्म जोशी से उनका अभिनंदन किया गया, वो दर्शाता है कि कितना प्यार भारतीयों के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज भी है और उनके दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। और ये पहला दिन रहा। दूसरे दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री पार्लियामेंट जाएंगे, घाना पार्लियामेंट, और वहाँ पे जाके प्रधानमंत्री एक अपना भाषण देंगे घाना के पार्लियामेंट में। और किस तरीके से घाना और इंडिया, भारत जो है एक धागे के साथ पिरोए हुए हैं, ये पता चलता है। क्योंकि दोनों ही मुल्क कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से आगे बाहर निकले थे और दोनों ही मुल्क अब कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके, जितनी जल्दी डेवलप नेशन बन सके। तो दूसरा दिन बहुत अहम होने वाला है घाना से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। इसी के साथ न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस के लिए इस वक्त, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी हो रही है मुश्किलें। MBH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। बीते कल राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज विशाल गोंगली की अदालत में नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले की सुनवाई हुई और इस दौरान ईडी ने कहा कि सबूत मिलने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को पीएमएलए की धारा 70 के तहत आरोपी बना सकते हैं। यानी अब आने वाले समय में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और इस समय कांग्रेस पर खतरा मंडरा रहा है। इस मामले में ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अपनी दलीलें पेश की और दलील पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया, जिसकी प्रॉपर्टी 2000 करोड़ रुपए की है। अधिग्रहण के लिए यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का गठन हुआ था। फिलहाल अब आज इस मामले की अहम सुनवाई होगी। आज भी करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं हेराल्ड केस, कांग्रेस बन सकती है आरोपी। तो कांग्रेस पार्टी पर अभी ईडी का साया कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आया और हेराल्ड केस में कांग्रेस अब आरोपी बन सकती है। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें ईडी की तरफ से कहा गया है कि मामले में कांग्रेस पार्टी भी आरोपी बन सकती है। सबूतों का इंतजार, सबूत अगर मिल जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि अगर सबूत मिलते हैं तो पुख्ता सबूत मिलने के बाद तुरंत ही पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं और आज भी ये अहम सुनवाई होनी है। एएसजी की तरफ से कहा गया कि अभी इस स्टेज पर कांग्रेस पार्टी आरोपी नहीं है, लेकिन अगर आगे आने वाले समय में सबूत मिलते हैं तो आरोपी बनाया जा सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये भविष्य में नहीं हो सकता है। फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, ये उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमें सबूत मिलेंगे तो कांग्रेस को भी आरोपी बनाएंगे। अभी फिलहाल आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और बाकी को ईडी ने अपना आरोपी बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि आखिर कैसे संपत्ति हड़पने की ये पूरी साजिश रची गई है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। एएसजी एसवी राजू ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इस पूरे मामले में जानकारी दी है। अपनी दलीलें पेश करते हुए उन्होंने कहा कि संपत्ति हड़पने की साजिश में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूरे तौर पर शामिल थे। एजीएल की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को हड़पा गया है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। इसके साथ ही दलीलें पेश करते हुए उन्होंने कहा कि साजिश को अंजाम देने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई और इस कंपनी में, जब इस कंपनी की हम बात करें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कुल 76% शेयर उस दौरान थे और कांग्रेस से 90 करोड़ के लोन के बदले एजीएल की इस संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया था। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी पार्टी जो है उस पर अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। उसके लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? बीते कल भी अहम सुनवाई हुई और बताया जा रहा है कि आज भी ये सुनवाई होगी। बिल्कुल, देखिए अब जो है मेरिट्स पर सुनवाई हो रही है ईडी मामले में। और इसमें जब कल सुनवाई हुई थी तो सरकार की यानी एएसजी की तरफ से, ईडी की तरफ से कहा गया था कि अभी तक की जो जांच है उसमें किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। आप याद कर सकते हैं कि दिल्ली में जो घोटाला हुआ था उसमें न केवल आपके नेता फंसे थे और आखिरी में ये भी हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी को भी आरोपी बनाया गया जब चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई। तो यहाँ पर भी कांग्रेस की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं या नहीं, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन उसके ऊपर जो एक संकट का बादल है वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, उसकी बहुत अहम भूमिका रही है। खास तौर से एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से लोन दे सकती है किसी कमर्शियल एंटिटी को, जो इन्होंने दिया एजेएल को। और दूसरा, उन्होंने जो 90 करोड़ का लोन था जब उसको रिकवर किया जा सकता था, जहां आपने भी बताया कि 2000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स माने जाते हैं नेशनल हेराल्ड के, तो उसकी जगह उन्होंने इसको, कांग्रेस पार्टी ने इसको यंग इंडियंस को क्यों सौंप दिया? औने पौने दाम पर वो लायबिलिटी उनको क्यों ट्रांसफर कर दी गई? जो दस्तावेज बताते हैं शायद यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए खर्च किए इस पूरे ट्रांजैक्शन पर। और इस कंपनी का जो टर्नओवर है, जो इनकी अगर कुल वैल्यू देखें तो वो भी बहुत कम है। तो आखिर ये इस तरह के ट्रांजैक्शन जो हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है? आने वाले दिनों में और स्पष्टता से पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो जो अभी भी कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो सवालों के घेरे में है, लेकिन पार्टी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है अब तक ईडी की तरफ। इसके साथ ही बीते कल की अगर हम बात करें तो एएसजी एसवी राजू की तरफ से जो दलीलें पेश की उसमें क्या कुछ नजर आया है?
देखिए, ईडी की दलीलें वही हैं कि ये जो आरोपी हैं, जो 5-6 आरोपी हैं, जो कांग्रेस के दो सबसे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उसके अलावा पहले मोतीलाल वोरा थे, और भी पदाधिकारी थे। इन सब लोगों ने इस तरह के ट्रांजैक्शंस में हिस्सा लिया है, जिनमें टैक्स एवेजन का मामला है, प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू की गई है, और जो एक और सबसे बड़ा जो गंभीर आरोप है वो ये है कि बगैर शेयर होल्डर्स की अनुमति के एजेएल को यंग इंडियंस को सौंप दिया गया। ये बताया जाता है कि एजेएल में 5,000 इनिशियली उसमें 5,000 शेयर होल्डर थे, हालांकि वक्त के साथ कम होते गए, लेकिन अभी भी इस तरह का कोई निर्णय लेना था तो सभी शेयर होल्डर्स को सूचित किया जाना था। तो यानी ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह से छिपा करके जो शेयर होल्डर्स थे उनसे छुपा करके ट्रांजैक्शन किया गया, और ट्रांजैक्शन में भी तमाम तरह की अनियमितताएं हैं। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में से बड़े आराम से 90 करोड़ रुपए रिकवर कर सकती थी, लेकिन मंशा वो नहीं थी, क्योंकि यहां पर जो एक्सचेंज हुआ है दोनों तरफ वही लोग हैं। कुछ लोगों का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो अचानक से बढ़ गया, जिनमें कांग्रेस के कद्दावर नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, जो 76% के शेयर होल्डर्स हो गए इस प्रॉपर्टी में, जबकि जो एजेएल में जो उनका स्टेक था वो काफी कम था इसके कंपैरिजन में, 76% के कंपैरिजन में। तो यहां पर यह कहा गया है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, पहली बात ये कहीं ना कहीं जो इसके एसेट्स हैं उनका कंट्रोल करने के लिए हुआ है। जो इसके शेयर धारक थे उनको कोई जानकारी नहीं दी गई, और जो पूरा लेन देन हुआ है पैसे का वो भी बहुत डूबियस है। टैक्स एवेजन का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। तो तमाम तरह के आरोप हैं नेताओं के ऊपर, और कांग्रेस पार्टी को भी अभी तक कोई क्लीन चिट ईडी की तरफ से नहीं है। तो क्या आम आदमी पार्टी की तरह वो भी जैसे वो आबकारी नीति घोटाले में आरोपी बने, क्या इसमें कांग्रेस फंसेगी? आने वाले दिनों में ईडी की दलीलों से ये साफ हो पाए। बिल्कुल, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस को आरोपी बनाया जाता है अगर आगे ईडी की तरफ से, तो किस तरीके से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी आगे? देखिए, गंभीर संकट पैदा हो जाएगा पार्टी के लिए, क्योंकि अगर आप किसी इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड की एक्टिविटी में शामिल पाए जाते हैं तो पहली बात, आप इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो सकते। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह के कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। इसकी सबसे बड़ी वजह आप ये देखें कि इनको जो भी पैसा मिलता है वो पूरी तरह से कर से मुक्त होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ये इस तरह की अगर आपको प्रिविलेज दिया जा रहा है तो ये माना जाएगा कि आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और फिर ये चुनाव आयोग के ऊपर होगा कि वो कितना गंभीर एक्शन ले सकता है अगर ये दोषी पाए जाते हैं इस तरह के आरोपों के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी बीच न्यूज मंच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आप तक पहुंचाएंगे हम स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। अब अगली महत्वपूर्ण खबर, शुभमन गिल की टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी की शुरुआत बल्लेबाजी के लहजे से किसी भी सपने से कम नहीं रही, और युवा भारतीय कप्तान ने एजबस्टन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़कर न केवल अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, बल्कि बतौर कप्तान वो उनका दूसरा और कुल मिलाकर 7वां टेस्ट शतक रहा है। शुभमन गिल ने लीड्स में खेले गए पहले मुकाबलों में शतकीय पारी खेली थी, तो वहीं पिछले साल भी इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए सीरीज के आखिरी टेस्ट में उन्होंने शतक जड़ा था, और अब उन्होंने अपने फॉर्म को बर्मिंघम में भी बरकरार रखा और सीरीज में लगातार दूसरा शतक जड़ दिया। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं शुभमन की रिकॉर्ड तोड़ पारी। तो शुभमन गिल की ये रिकॉर्ड तोड़ पारी, जहां इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 टेस्ट में शतक जड़ते हुए शुभमन गिल नजर आए हैं, और खासतौर पर अगर हम देखें तो बतौर कप्तान भी एक अच्छा मैसेज अपनी टीम को दे रहे। धर्मशाला में, एजबस्टन में भी उन्होंने शतक लगाया, और इसके साथ ही मोहम्मद अजरुद्दीन, दिलीप वेंगसरकर और राहुल द्रविड़ के क्लब में अब शुभमन गिल भी शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान भी बन चुके हैं।
और विजय हजारे और मोहम्मद अजरुद्दीन भी इस उपलब्धि को इससे पहले हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब इसी क्लब में शुभमन गिल भी शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही कप्तान के रूप में पहले 2 टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले चौथे भारतीय कप्तान भी अब शुभमन गिल बन चुके हैं। इसके अलावा विजय हजारे, सुनील गावस्कर, विराट कोहली के बाद चौथे भारतीय कप्तान शुभमन गिल। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सुचित्रा, रोहित और विराट के टेस्ट मैच से अलविदा कहने के बाद में अब कप्तान के रूप में शुभमन गिल को बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतियां मिली, जिनको उन्होंने बखूबी पार भी किया। कैसे देखते हैं आप उनका ये सफर? जी बिल्कुल कृतिका, ये जो दौरा है इंग्लैंड का, ये एक अग्नि परीक्षा माना जा रहा था शुभमन गिल के लिए, क्योंकि इंग्लैंड में जाकर खेलना कभी भी आसान नहीं होता। और जिस तरह का ये प्रदर्शन दिखाया है शुभमन गिल ने बतौर बल्लेबाज, तो उन्होंने साबित किया है कि जो कप्तान की जिम्मेदारी है और टीम के एक प्रमुख बल्लेबाज की जिम्मेदारी है, इसे वो बखूबी निभाने में सक्षम है। दबाव के बीच खेलते हुए उन्होंने संयम और सूझबूझ का परिचय दिया है। खासतौर से अगर कल की उनकी इस पारी की हम बात करें तो जब 80s में थे, उस टाइम पर पीठ में कुछ तकलीफ का भी उन्हें सामना करना पड़ा। मैदान पर फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो उनका बल्लेबाजी का अंदाज है वो दिखाता रहा कि वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। इंग्लैंड के जो कप्तान हैं उन्होंने उनके लिए आक्रामक फील्ड सेट भी किया, 3 जो स्लिप्स थी आसपास थी, लेकिन शुभमन गिल ने कहीं भी कोशिश नहीं की कि वो अपना फ्लैम्बॉयंट स्टाइल दिखाएं और ऐसे शॉट्स खेलकर दिखाएं कि वो दिखाने की कोशिश करें कि मैं कितना शानदार बल्लेबाज हूँ। उन्होंने स्थिति को देखते हुए और टीम की ज़रूरत को देखते हुए सदी हुई संयम भरी बल्लेबाजी की, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका क्रीज पर टिके रहना और उनकी इस पारी का दूर तक जाना उनकी टीम के लिए कितना ज़रूरी है। और जो उनके रिकॉर्ड्स अभी आपने भी बताए कि लगातार 3 शतक इंग्लैंड के खिलाफ, ये दर्शाता है कि वो किस काबिलियत के बल्लेबाज हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट में शतक लगाना आसान बात नहीं है। तो शुभमन गिल ने यहाँ पर अपनी क्षमता का परिचय दिया है, एक बेहतरीन कप्तान के तौर पर भी और एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर भी। कृतिका, इसके साथ ही सुचित्रा, अगर हम देखें तो बर्मिंघम टेस्ट में इस बार बुमराह नजर नहीं आ रहे, बुमराह नहीं खेल रहे हैं और भारतीय टीम सीरीज 0-1 से पीछे भी है। ऐसे में बल्लेबाजों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं शुभमन गिल को? जी बिल्कुल, शुभमन गिल की जो ये पारी है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है टीम के सभी बल्लेबाजों के सामने कि आप जानते हैं कि आपके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मैच में आपके लिए उपलब्ध नहीं है, तो आपको यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी। आपको सामने से आकर रन बनाने होंगे। आपके जो युवा गेंदबाज हैं, आपको उन्हें एक चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाकर देना होगा ताकि उनके पास मौके रहें इस मैच को जीतने के, या बल्कि ड्रॉ कराने के भी अगर आपको मौके चाहिए। उस स्थिति में भी आपको यहाँ पर रनों का अंबार लगाकर दिखाना होगा। और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो भारत के युवा बल्लेबाज हैं, एक अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन फिर बहुत ही हम कहें कि एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हैं। तो ये जो कमी है, इस पर टीम इंडिया को पार पाना है और शुभमन गिल ने अपनी इस पारी के जरिए इन युवा बल्लेबाजों को दिखाया है। जैसे हमने यशस्वी जायसवाल को भी देखा कि 87 रन की पारी उन्होंने खेली, लेकिन शतक से वो चूक गए। तो यही अगर आप शतक बनाते तो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी जुड़ता, टीम के भी आपके रन काम आते। तो हर युवा बल्लेबाज को ये जो सीख है कहीं ना कहीं शुभमन गिल से लेनी होगी कि एक अच्छी शुरुआत आपको मिल गई है। अगर आप क्रीज पर टिक गए हैं, परिस्थितियों के बीच अगर आपसे रन बन रहे हैं, तो अपनी इस पारी को जितना दूर तक संभव हो आप लेकर जाएं, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी विपक्षी टीम है जिसे आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। उनके सामने आपने देखा कि हेडिंग्ले में आपने एक चुनौतीपूर्ण जो स्कोर है, वो चुनौतीपूर्ण टारगेट आपने उनको दिया था, लेकिन वो एक जो अनलूजेबल मैच था वो भी भारत को हारना पड़ा। एक जो बड़ा लक्ष्य था उसे भी इंग्लैंड की टीम ने हासिल कर लिया। आखिरी दिन 350 रन आपने बनवा दिए इंग्लैंड की टीम से। तो यहाँ पर आप कभी भी किसी भी जो गेंदबाज को, किसी भी बल्लेबाज को इंग्लैंड के हल्के में नहीं ले सकते। आपको यहाँ पर जो आपकी अपनी मजबूती है, जो आपका मजबूत पक्ष है, उसे आपको बखूबी निभाना होगा। अगर आप बल्लेबाज हैं तो आप जितने संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा देर क्रीज पर टिकने की कोशिश कीजिए, रन बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप गेंदबाज हैं
तो आपको लगातार विकेट लेने के, रन रोकने के प्रयास करने होंगे। बिल्कुल, और अपने इसी प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं अपनी पूरी टीम को एक मैसेज भी शुभमन गिल की तरफ से दिया गया कि क्रीज पर बने रहना कितना जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हो। तो सीधे तौर पर शुभमन गिल का ये शतक जो है वो अपनी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बतौर कप्तान भी उन्होंने ये शतक जड़ा और साथ ही अपनी टीम को एक मैसेज दिया कि क्रीज पर बने रहना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप बल्लेबाज हैं तो। नजर इस खबर पर भी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।